गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बायोलॉजी भी थोड़ा लगेगा अमन समझने के लिए, बट पहले हम लोग थोड़ा एसएचएम के बारे में समझेंगे। तो एसएचएम में देखो, हम लोगों को देखना है, अगर कभी आपको यू दिया रहे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और वहां पे पूछा जाए कि अगर एसएचएम हो रहा है तो टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो बच्चों, अगर हमें u दिया रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ x ना, तो वहां पे आप f कैसे निकाल सकते हो? माइनस डी यू बाई डी एक्स करोगे तो उससे आपको f मिलेगा ना। साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है? अबे सही तो है भाई, आ तो रहा है साउंड। अबे तुम लोग टाइम पास मत करो यार, साउंड आ रहा है सही। एक किमाया भी बताओ, इनके साथ करके ये भी टाइम पास कर रही है। सही है, अनम्यूट ही है यार। सब सही है, तुम लोग फालतू के टाइम पास कर रहे हो यार। अबे सच बोल दो यार, पढ़ाने दोगे कि नहीं यार? आज खत्म करना था ये चैप्टर। ये क्यों? कंपू कौन आ गया? अरे यार पढ़ाने दो भाई, मैं अब पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। जिसको साउंड आया सुन लेना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। ओके, मैं म्यूट हूँ, बट मैं दूसरे नाम से लॉग इन कर रखा है ना, उससे आवाज आ रही होगी ना। तो देखो, अगर कभी भी कोई पार्टिकल है और मान लो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे है ना, और अगर वो एसएचएम कर रहा होगा, तो अगर मैं यहाँ से हल्का सा उसको डीएक्स डिस्प्लेस करूंगा, तो उस पे क्या होगा, एक पीछे को कुछ रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो ये जो डीएफ होगा वो क्या होगा, बराबर होगा माइनस के इंटू डीएक्स के। और ये सब कहाँ पर है? एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे कर रहे हैं ना। अरे यार, आज अप्रैल फूल था, ये तो मेरे को ध्यान ही नहीं था। क्या बात है। अरे यार, गड़बड़ हो गई। सही है सही है, सही मच किया इस तुम लोगों ने। तो ओके ओके, नहीं बोलूंगा। तो यार एक्चुअली तुम लोग की बातों को मैं उतना सीरियसली ले नहीं रहा था, लेकिन ये गर्ल्स भी बोलने लग जाते हैं तो थोड़ा सीरियसली लेना पड़ता है। कि माया की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि माया तो मजाक नहीं करेगी।
बट अब मेरा गर्ल्स पर से भी विश्वास उठ गया। तो चलो अब पढ़ाई करते हैं यार। ये तो सही बात है अमन। अब वैभव अब करने कोई फायदा नहीं होगा, आप शांति से क्लास करते हैं। चलो अब पढ़ाई करते हैं बच्चों बस। तो देखो इधर, अगर हमें कई बार देखो यू दिया रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स ना, हमें कई बार देखो यू दिया रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और हम एफ निकाल सकते हैं। हमें पता है एफ कैसे निकालेंगे। डाउट चमन बोला ना सैटरडे को करने वाले हैं। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कल छुट्टी है, तो कल तक सब ट्राई कर लेना, परसों डाउट डिस्कशन होगा। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ आ जाएगा। एफ आ जाएगा तो उससे हमें रीस्टोरिंग फोर्स मिल जाएगा ना, तो वही हम लोग समझ रहे हैं। तो अब देखो, जो मान लिया हमने कोई एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, विजय सर के साथ क्या प्रैंक करो। चलो अभी थोड़ा पढ़ाने दो, फिर डिसाइड करते हैं। हाँ कल तो छुट्टी है भाई। तो देखो बच्चों, अब इधर हाँ लास्ट 10 मिनट में प्लानिंग कर लेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर देते हैं। तो अब देखो इधर, अब सब लोग इधर देखो ना, आपको इधर उधर का डिस्कशन ही लास्ट में करेंगे। सपोज कोई पार्टिकल का मीन पोजीशन है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे ना। अब अगर हम उसको स्लाइटली डीएक्स डिस्प्लेस करते हैं, तो इस पे क्या होगा, एक अपोजिट में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स कैसे आएगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे ना, एफ यू को डिफरेंशिएट करके फोर्स आएगा ना। और ये किस एक्स पे करना होगा, जो भी इक्विलिब्रियम वाला एक्स होगा उस एक्स पे हम डिफरेंशिएट करेंगे ना। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx को इधर लाके हम ऐसे लिख सकते हैं, df बाई dx, और ये किस एक्स पे करना है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के। हाँ, ना जो भी, जैसे कोई पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ओरिजिन ही मीन पोजीशन हो ना, मीन पोजीशन कहीं भी हो सकता है। तो हमने मान लिया यहाँ कोई एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे मीन पोजीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट ना। और वो कैसे निकालेंगे, अगर हम एक्स नॉट पे हल्का सा डीएक्स डिस्प्लेस करेंगे, तो उससे हमें डीएफ की वैल्यू आएगी। समझो ना, एक्स नॉट पे हल्का सा डीएक्स डिस्प्लेस करेंगे तो डीएफ रीस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर डीएक्स को दूसरे साइड लाके ऐसे लिख देंगे। मतलब फोर्स को डिफरेंशिएट करना है एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। यार फिर से समझा रहा हूँ, बट अब टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। देखो यहाँ पर फिर से समझा रहा हूँ एक बार। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर भी आपको u दे दिया जाए एज ए फंक्शन ऑफ x, अगर आपको कभी u दे दिया जाए एज ए फंक्शन ऑफ x, और आपको वहां पे पता करना है कि एसएचएम हो रहा है या नहीं, और दूसरा फिर हमें रीस्टोरिंग फोर्स और टाइम पीरियड निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है अगर u दिया है तो फोर्स कैसे निकालते हैं, u को डिफरेंशिएट करके ना। u को डिफरेंशिएट करोगे, ये फॉर्मूला याद है ना सबको, वर्क पावर में पड़ा हुआ है, F इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। तो ऐसे फोर्स आ जाएगा। अब
ये फोर्स आपको किस एक्स पे निकालना है, क्योंकि डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू डालनी होगी ना, तो ये किस एक्स पे निकालना होगा। आप मीन पोजीशन पे हल्का सा डीएक्स डिस्प्लेस करते हो ना, एसएचएम कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन कोई ना कोई एक्स की वैल्यू पर होगा, तो वो मान लिया एक्स नॉट पर है, तो एक्स नॉट पे अगर हल्का सा मैं आगे ले जाऊंगा तो इस पे अपोजिट में डीएफ फोर्स लगेगा। यहाँ सब कुछ छोटा लिखा है ना, डीएक्स डीएफ समझने के लिए, बहुत हल्का सा हमने डीएक्स डिस्प्लेस किया तो एक पीछे को डीएफ फोर्स लगा। और अगर ये डीएफ फोर्स की वैल्यू डीएक्स के ऐसे प्रोपोर्शनल आ रही है तो आप बोल सकते हो वहां एसएचएम हो रहा है। चवन अगर ऐसे हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ ना, अगर ऐसा हो रहा है तो आप बोलोगे ना वहां पे एसएचएम हो रहा है ना। और ये किस जगह पे हम निकाल रहे हैं एफ की वैल्यू, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, तो वो यही लिखा हुआ है ना। फिर मैं डीएक्स को इधर कर दूंगा, हाँ मीन पोजीशन है ना एक्स नॉट, फिर मैं dx को इधर कर दूंगा तो ये आ जाएगा df बाई dx एट x इक्वल टू एक्स नॉट, तो वो किसके बराबर आ रहा है, k के बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे कहीं पता चल जाए कि एसएचएम हो रहा है तो वहां पर मैं f को डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x और x की वैल्यू x नॉट डाल दूंगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिलेगी ना। कहीं पर भी अगर मुझे एसएचएम हो रहा होगा तो f की वैल्यू kx होगी ना, हमें पता है कहीं पे भी एसएचएम हो रहा होगा तो f की वैल्यू माइनस के एक्स होगी, तो उसको डिफरेंशिएट करने से मुझे क्या मिलेगा, केवल k मिलेगा ना, अगर उसका मैं मॉड ले लूं तो उससे मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। और ये डिफरेंशिएशन किस एक्स पे करना रहेगा, जो भी मीन पोजीशन होगी उस एक्स पे। और अब देखो मैं यहाँ पर f को क्या लिख सकता हूँ, इस f को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी माइनस डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे केवल मैं मॉड रख रहा हूँ ना, मुझे केवल k की वैल्यू चाहिए ना, तो ये हो जाएगा। और ये सब किस एक्स पे चाहिए, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो इसका मतलब आएगा डी टू यू बाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे हमें k मिलेगा ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, u का डबल डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, तो इससे हमें k मिल जाएगा। अब एक बार k मिल जाएगा तो टाइम पीरियड हम कितना बोल सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k मतलब u का डबल डिफरेंशिएशन और किस x पे, x इक्वल टू एक्स नॉट पर। समझ आ रहा है बच्चों, जब भी u दिया जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ x तो वहां पे हम क्या करते हैं, u को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और x की वैल्यू x नॉट डाल देंगे, तो उससे हमें k मिल जाएगा, k मिल जाएगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अब ये नोट कर लो, फिर इस पे एग्जांपल करते हैं, नोट करो। मीन पोजीशन जो भी रहेगा, अगर जीरो है तो जीरो डाल देंगे, जो भी रहेगा वो डाल देंगे। अभी कल्पेश बताने जा रहा हूँ, पहले नोट कर लो फिर बताता हूँ कहाँ यूज करना है।
जैसे एग्जाम्पल में देखो, आपको मान लो कहीं पे यू की वैल्यू दी है कुछ 5x², पार्टिकल का मास दिया है कुछ m = 2 kg, और आपको पूछा जाए कि फाइंड यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा, तो आप क्या करोगे, u को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, F = -du/dx, तो कितना आएगा -10x। तो यहाँ पे F = आ जा रहा है -10x, तो इसका मतलब ये हमारा k है। लेकिन k निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, और अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम निकालूं तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ f 0 होगा, f 0 डालोगे तो x कितना मिलेगा, 0, मतलब इक्विलिब्रियम x = 0 पर है। और अगर मैं f को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो उससे मुझे 10 मिल जाएगा ना, केवल मैग्नीट्यूड, तो वही k आ जाएगा ना, जो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट देख सकते हो या और एक बार डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। k आ जाएगा तो टाइम पीरियड बोल सकते हो t = 2π√m/k। समझ आ रहा है बच्चों, अगर u दिया रहेगा तो एक बार डिफरेंशिएट करने से, u क्या है, u मतलब अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला है वो। अबे कल्पेश, कब सुधरेगा। अरे भाई, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। के मतलब काइनेटिक एनर्जी, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये सब तो याद ही रख भाई। यहाँ पे यूज नहीं पड़ा ना, क्योंकि यहाँ पे जब हमने डिफरेंशिएट किया तो एक्स कट गया, अगर एक्स बचा रह जाता तो यूज करना पड़ता उसको। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे एक्स बचा रह जाता तो हम ये एक्स डालते, यहाँ पे तो बचा ही नहीं, इसलिए कोई जरूरत। अब एक प्रॉब्लम देता हूं जिसमें वो बचा रह जाएगा ना। ठीक है, अगला प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखो अब मान लो आपको कहीं पे यू ऐसे दिया, u = u0 1 - cos कुछ ax, जहाँ पे u0 एंड a आर पॉजिटिव कांस्टेंट। पार्टिकल का मास कुछ m दिया है, तो हमें वहां पे पता करना है कि एसएचएम हो रहा है या नहीं, और टाइम पीरियड निकालना है। पहले भी ये प्रॉब्लम आया था इन टेक्स्ट में, होमवर्क में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, फिर मैंने बोला था बाद में भी एक बार और देखेंगे। एक्स की वैल्यू भी डालनी है श्रेयस, जब वो इक्विलिब्रियम पे होगा उस टाइम का एक्स निकाल के डालना है। सॉल्व करूं।
देखो एक तो इसको करने का तरीका होगा, आप एफ निकालने के लिए यू को डिफरेंशिएट कर दो। यू को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, यू नॉट तो यहाँ बाहर आएगा, ये कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और ए बाहर आ जाएगा, एक्स का ऑप्शन। डिफरेंशिएशन तो सब लोग कर लोगे, ये आ जाएगा ना। अब देखो एक तो मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि अगर एक्स वेरी स्मॉल है तो साइन, ठीक है, साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूँ ना। तो इससे ये क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस यू नॉट ए इंटू ए एक्स, मतलब आ गया माइनस यू नॉट ए स्क्वायर इंटू एक्स ना। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। तो इससे हम लोग टाइम पीरियड बोल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, क्योंकि ये मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि एक्स जो होगा वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता करना है, ये प्रॉब्लम में गिवन है ना कि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पता करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते थे, मेथड 2, कि यू को एक बार डिफरेंशिएट करें। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा ना, स्मॉल एक्स के लिए ये हो पाएगा। एक मिनट पूरा सॉल्व करने दो मुझे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करके देखो ये आ जाएगा, ना ऐसे आ जा रहा है एक बार डिफरेंशिएट करके। तो अब अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आप क्या करोगे, हाँ हमें देखो केवल मैग्नीट्यूड निकालना है ना, प्लस में आ जाएगा, हाँ केवल हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करके जहां पे जीरो हो रहा होगा वहीं पे मीन पोजीशन होगा ना। तो मीन पोजीशन जीरो कहाँ है, जहां साइन ए एक्स इज जीरो ना, मतलब जहां पे ए एक्स इज समथिंग पाई बाई टू, मतलब एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ए पर यहाँ पर मीन पोजीशन है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, फोर्स जीरो करना है ना, चवन मीन पोजीशन कहाँ होगा, जहां पे एफ जीरो होगा, एफ मतलब माइनस डी बाई डी एक्स जीरो होगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा यू नॉट ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और एक्स का कोएफिशिएंट ए बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यू नॉट इंटू ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। फिर आपको एक्स की वैल्यू डालनी है ना, ये अब के बराबर आएगा ना। अगर आप एक्स की वैल्यू एक्स नॉट वाली डालोगे, एक्स नॉट वाली मतलब जहां पे साइन थीटा जीरो है, जहां साइन थीटा जीरो होता है वहां कॉस थीटा कितना होता है, जहां साइन थीटा जीरो होगा वहां कॉस थीटा 1 होगा ना। हाँ जीरो जीरो सॉरी, हाँ जीरो।
हाँ सही कर दिया, x इक्वल टू 0 हो गया है ना, x 0 डालोगे तो cos थीटा 1 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा k की वैल्यू ना, यही k आया ना, इधर से भी वही आया था, इधर से भी देखो वही आया था, तो फिर ऐसे हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। समझो, u को 2 बार डिफरेंशिएट करना है और x की वैल्यू x नॉट डालनी है। पहली बार डिफरेंशिएट करने से x नॉट मिल जाएगा, तो उससे फिर हमें k मिल जाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि मेथड 1 अच्छा है, मेथड 2 से क्या ही फायदा हो रहा है ना, आपको यही लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो मेथड 1 ही लगा दिया। बट कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जहां मेथड 1 से करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, मेथड 2 से इजीली हो जाएगा, तो इसलिए आपको मेथड 2 ध्यान रखना है। मैं एक एग्जांपल करा देता हूं और जिससे क्लियर हो जाए कि क्या फायदा है। तो अब हमें देखो, मान लो कहीं पे u दिया है -ax⁴ प्लस bx², और यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालना है कितना हो। हाँ, u डबल डेरिवेटिव ऑलवेज एप्लीकेबल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मीन पोजीशन से टाइम पीरियड निकालना। एक चीज सबको ये याद है कि कभी भी मैक्सिमा मिनिमा जब हम लगाते थे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे 0 आएगा वहां पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, फिर जहां पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा वहां मिनिमा होगा, जहां लेस देन 0 आएगा वहां मैक्सिमा होगा, जहां इक्वल टू 0 आएगा वहां पे कुछ नहीं होगा। और ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एसएचएम होता है ऑसिलेशन में, तो अगर ऐसा सिचुएशन और हल्का सा डिस्प्लेस कराओगे तो ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन और हल्का सा डिस्प्लेस कराओगे तो ऑसिलेट नहीं करेगा ना, यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ हो सकता है। मतलब जहां पे यू मिनिमम होगा वहीं पे ऑसिलेशन पॉसिबल है ना। तो डबल डेरिवेटिव निकालने पर वो प्लस में आना चाहिए ना, अगर डबल डेरिवेटिव प्लस में आएगा तभी वो के होगा ना, माइनस में आएगा तो वो के नहीं हो सकता। माइनस बता रहा है वहां मैक्सिमा है ना। अगर कभी कभी एक ही क्वेश्चन में यू के डबल डेरिवेटिव की कई वैल्यू आ रही है, तो जो प्लस वाली होगी वही आपका के होगा। समझ आ रहा है बच्चों? तो आप देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम u को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, u इक्वल टू है -ax⁴ प्लस bx²। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया ना, अब एक बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू आ जाएगी a इंटू 4x³ प्लस 2b इंटू x बराबर 0। चेक करते हैं अभी ना, लगभग शायद सही है सबका। अब इसमें देखो हम लोग 2x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2ax² प्लस b इक्वल टू 0। तो अब इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक तो x इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा
x इक्वल टू आएगा b/2a का अंडर रूट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू b/2a आएगा ना, तो x की ये दो वैल्यू आ जाएगी। सही है यहां तक? एक बार इसको जीरो से इक्वेट करो, एक बार इसको जीरो से इक्वेट करो। तो अब x की देखो यहाँ पे तीन वैल्यू है, एक जीरो है, एक प्लस में अंडर रूट b/2a है, और एक माइनस में अंडर रूट b/2a है। तीन वैल्यू है ना। तो अब इसमें जिस x पर डबल डिफरेंशिएशन प्लस में होगा वही वाला k होगा हमारा ना। तो अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं ना, du/dx को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? -12a(x²) + 2b। हाँ, तो अब देखो x की वैल्यू में जीरो डालूंगा तो ये प्लस में आएगा ना, ये वाले वैल्यू जब डालूंगा अब पांडा कब सुधरेगा? अगर कहीं पे यू मिनिमा होगा वहीं पे ऑसिलेशन पॉसिबल है ना। मैक्सिमा वाले यू पे ऑसिलेशन पॉसिबल है क्या? यहाँ पे ऑसिलेशन, यहाँ पे ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है ना। अभी यहाँ फोर्स जीरो है लेकिन हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा गिर जाएगा। यहाँ पे भी फोर्स जीरो है लेकिन हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, वापस आएगा। तो जहां पे भी यू मिनिमा होता है वहीं पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एसएचएम करा सकते हो, ऑसिलेशन करा सकते हो ना। मैक्सिमा वाले यू पे ऑसिलेशन नहीं हो सकता। और यू की मिनिमा कहाँ होती है? जहां यू का डबल डेरिवेटिव प्लस में होगा। निगेटिव आया तो वो मैक्सिमा वाला होगा, ये वाला पोजीशन होगा। डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया, इसका क्या मतलब है कि वहां पर मैक्सिमा है यू का। अब चवन यही तो बता रहा हूं। पहले ये क्लियर है कि यू के मिनिमा पे ही ऑसिलेशन होता है, यू के मैक्सिमा पे ऑसिलेशन नहीं होता है। अब आप मैक्सिमा है या मिनिमा है वो कैसे पता करते हो? डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देख करके कि प्लस में है या माइनस में है। अगर आप ये वाली वैल्यू रखोगे ना, ये जो दूसरी वाली आई है, तो वहां से माइनस में आ रहा होगा। डाल के देखो x इक्वल टू जब हमने जीरो रखा तो डबल डेरिवेटिव कितना आया? 2b। तो यही हमारा k है ना। दूसरी वाली वैल्यू रखो, प्लस माइनस कोई भी रखो, स्क्वायर करके रखना है ना वहां पर, ये स्क्वायर होना है तो इसलिए दोनों एक साथ ही रख देते हैं। स्क्वायर होगा तो ये b/2a आ जाएगा प्लस 2b। तो ये क्या बता रहा है? यहाँ पे u का मैक्सिमा है। हाँ, आप ऐसे ध्यान रखो k निगेटिव नहीं हो सकता ना, k पॉजिटिव ही होगा। तो ये नहीं हो सकता, यही वाला हो सकता है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 2π√m/k, k मतलब 2b। श्रेयस, वो जब मैं फोर्स निकाल रहा था तब मॉड लिया था फोर्स के टाइम पे। अभी यू जब निकाल लो तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है। यू को डिफरेंशिएट करोगे तो मॉड नहीं लोगे। फोर्स के टाइम वो -kx लगा था ना, तो इसके मॉड लिया था। यू के टाइम समझो ना, अगर मैं यहाँ पे -du/dx करता तब फोर्स आता ना, तो हमें मॉड वगैरह लेने की जरूरत पड़ती। फोर्स नहीं निकालना तो बस आप यू का डबल डिफरेंशिएशन करो। हाँ श्रेयस, मान लो मैंने तुझे बताया भी तो वो उस टाइम एफ लिखा था, उसके सेंस में मैंने बताया था। यहाँ पे ऐसे लिख लो। कहाँ पे कराया था? ये एक्चुअली फोर्स का माइनस साइन लगा था, वो हटाने के लिए मैंने मॉड लगा दिया था। समझो ना, यहाँ फोर्स का माइनस साइन लगा था ना। अदरवाइज आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आंसर में देखो, यहाँ पे मैंने मॉड नहीं लगाया है ना, लास्ट में मैंने मॉड नहीं लगाया, ऐसे ही लिखा है कि बस आप डबल डिफरेंशिएशन करो, उससे के आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, आपको u को 2 बार डिफरेंशिएट करना है और किस x पे करना है, x इक्वल टू x नॉट पे, जहां पे डबल डिफरेंशिएशन प्लस में आए तो उससे आपको k मिल जाएगा, k आ जाएगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। हाँ श्रेयस, u मैक्सिमम होगा तो वहां एसएचएम हो ही नहीं सकता ना, जहां पे u मिनिमम होता है वहीं एसएचएम हो सकता है। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। कभी भी आपको u दिया रहेगा एज ए फंक्शन ऑफ x, तो आप क्या करोगे, u को एक बार डिफरेंशिएट करोगे और 0 से इक्वेट करोगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, x नॉट मिल जाएगा, मतलब मीन पोजीशन। फिर उसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे और उसकी वैल्यू निकालोगे इस x नॉट पे, तो उससे आपको k मिलेगा ना। हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लेना रहेगा, अगर निगेटिव आया है तो वहां पे एसएचएम नहीं हो रहा होगा ना, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो एसएचएम हो रहा होगा, के आ जाएगा तो आप टाइम पीरियड निकाल लो। और ये सब किस एक्स पे हो रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। अब हो जाएगा श्रेयस, 2 बार डिफरेंशिएशन ही तो करना है, क्या ही अब बार बार करके फायदा होगा, कर लेगा श्रेयस, अब मत टेंशन ले। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। एंगुलर होगा तो वहां एक्स की जगह थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्रथम ना, वहां पे भी वैलिड है, बस एक्स की जगह थीटा हो जाएगा, डी बाई डी थीटा करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा हूँ इसमें। देखो सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम क्या होता है, जैसे हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उस पर कोई ना कोई रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा ना, एसएचएम कराने के लिए कोई ना कोई रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए होगा।
अब वो फोर्स हो सकता है स्प्रिंग की वजह से आ रहा हो, या सिंपल पेंडुलम में जैसे ग्रेविटी का कंपोनेंट लगता है उसके वजह से आ रहा हो, कोई ना कोई की वजह से आता है ना। तो जरूरी नहीं है कि एसएचएम के टाइम पे हमेशा एक ही रीस्टोरिंग फोर्स हो। अगर एक साथ एक से ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स आ जाए ना, जैसे मान लो कहीं पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और साथ में वहां पर स्ट्रिंग भी लगी हुई है, तो पेंडुलम की वजह से भी वो ऐसे ऑसिलेट करेगा और स्प्रिंग की वजह से भी ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पे दो दो एसएचएम एक साथ होंगे। समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसी सिचुएशन में हमें देखना है कि रिजल्ट कैसा है। तो अब हम इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। यहाँ पे जब दो रीस्टोरिंग फोर्स लगते हैं पार्टिकल पे, तो वो हो सकता है दोनों रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे यहाँ पे इसका भी रीस्टोरिंग फोर्स एक्स एक्सिस पे लगेगा और इस पेंडुलम की वजह से भी रीस्टोरिंग फोर्स एक्स एक्सिस पे लगेगा। बट हो सकता है कि कहीं पर रीस्टोरिंग फोर्स एक का एक्स में हो, दूसरे का वाई में हो, या कोई एंगल पर हो, एक एक्स में लग रहा है एक कोई एंगल पे लग रहा है, ऐसा कोई भी सिचुएशन आ सकता है ना। हम कैसे भी सिचुएशन बना सकते हैं जिसमें फोर्स के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। तो हम सारे केसेस नहीं पढ़ने वाले, हम बस दो केस पढ़ेंगे। एक जब दोनों रीस्टोरिंग फोर्स पैरेलल होंगे और एक में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब एक एक्स में लग रहा होगा और एक वाई में लग रहा होगा। हमें दो ही केसेस पढ़ने हैं केवल ना। तो हम लोग पहला केस पढ़ रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, जब दोनों रीस्टोरिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे ना। हम लोग यहाँ पे पहला केस पढ़ रहे हैं इन सेम डायरेक्शन। दो एसएचएम का सुपरपोजिशन हो रहा है और दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में। हाँ, एक साथ दो रीस्टोरिंग फोर्स आ गए, पार्टिकल एक ही है लेकिन एक ही पार्टिकल को दो लोग ऑसिलेट कराने के लिए आ गए। जैसे एक स्प्रिंग आ गया और एक पेंडुलम वाला स्ट्रिंग आ गया। अगर एक ही पार्टिकल को ऑसिलेट कराने के लिए दो दो लोग आ गए, तो उसका फाइनल एसएचएम कैसा होगा ये देखना है। तो देखो, जब दो लोग एक साथ आएंगे तो हो सकता है पहले वाले के एसएचएम की कुछ ये इक्वेशन आ रही है, ए साइन ओमेगा टी ना, ओमेगा 1 ले लेते हैं ना, और दूसरे वाले की एसएचएम की कुछ ये इक्वेशन आ रही है। ना अगर हमारे पास एक साथ दो दो लोग आ जाएंगे एसएचएम कराने के लिए, तो हम क्या करेंगे, फोर्स की वजह से एसएचएम करा के इक्वेशन लिख देंगे, फिर दूसरे फोर्स की वजह से केवल एसएचएम करा के इक्वेशन लिख देंगे, फिर दोनों एक साथ लग रहा है तो दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे। समझो, केवल अगर पहला वाला फोर्स लगता है तो केवल ये वाला एसएचएम आता, केवल दूसरा फोर्स लगता है तो मान लो ये वाला एसएचएम की इक्वेशन आ रही है। अब दोनों एक साथ लग रहे हैं तो पार्टिकल का फाइनल पाथ क्या बोलोगे, दोनों का वेक्टर सम। तो कोई भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन क्या बोलोगे, इन दोनों का सम। अब देखो यहाँ पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये अलग अलग हुए, अगर ये अलग अलग हुए तो हमें कुछ भी मतलब ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो स्टडी कर सके ना। तो ये वाला केस हमारे लिए कोई काम का नहीं है ना, इसमें कुछ स्टडी करने लायक जैसा होगा नहीं। हम यही वाला केस पढ़ेंगे ना जहां पे दोनों का ओमेगा सेम है। तो हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 को कुछ मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर है ओमेगा के। वहां पे श्रेयस कुछ खिचड़ी टाइप बन जाएगी ना, अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, एसएचएम टाइप हो रहा है, तो ही हम पढ़ पाएंगे। जब दोनों के ओमेगा अलग अलग होंगे तो आप देखोगे कि रिजल्ट एक एसएचएम नहीं मिलेगा, लेकिन जब दोनों के ओमेगा सेम होते हैं तो वहां एक रिजल्ट में एक एसएचएम मिलता है। तो इसलिए हमें केवल सेम ओमेगा वाला ही पढ़ना है। तो हम अभी मान लेते हैं कि दोनों का ओमेगा सेम है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा है। डिफरेंट लिया तो कुछ आपको ऐसा रिजल्ट, फाइनल जो मोशन होगा वो एसएचएम नहीं होगा ना, वो कुछ भी रैंडम मोशन हो रहा होगा, तो वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है बच्चों,
तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू x1 प्लस x2 दोनों को सम कर देंगे तो उस पार्टिकल का नेट पोजीशन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, x इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी है प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है दोनों एसएचएफ के बीच का। अब देखो a1 साइन ओमेगा टी को हम ऐसे लिखे रहने देते हैं और a2 वाले को, सेकंड वाले को ओपन करते हैं साइन a प्लस बी से, तो इसको हम लिखेंगे साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर बाद में समझ आ जाएगा ना, तो धैर्य रखना, धड़ाधड़ डाउट मत पूछने लग जाना, थोड़ी देर तक शांति से सुनते रहो। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। अब देखो साइन ओमेगा टी का टर्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। इसको लिख लोगे a2 साइन फाइव इंटू कॉस ओमेगा टी ना, ऐसे आ जाएगा। अब इसको देखो और हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इतने टर्म को हम कुछ मान लेंगे कि लेट a1 प्लस a2 कॉस फाइव इज समथिंग a कॉस डेल्टा है। हम यहाँ पे a साइन a प्लस बी का फॉर्म बनाना चाह रहे हैं ऊपर ना, और a2 साइन फाइव को मान लेंगे ये कुछ a साइन डेल्टा है। तो इससे होगा क्या, ऐसे मानने से यहाँ पे ऊपर रख देंगे ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a cos डेल्टा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन डेल्टा cos ओमेगा टी। अब इस तो ये आ जाएगा साइन a प्लस बी, मतलब ऐसा बन जाएगा, समझो ना, साइन a cos b cos a साइन b बन रहा है। तो हमारे फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी आ रही है, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, मतलब जो दो फोर्स एक साथ एसएचएम करा रहे हैं तो वहां पर फाइनल रिजल्ट भी एक एसएचएम आ रहा है, बस जिसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा अलग है और उसका इनिशियल फेज अलग है। एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज कैसे निकालोगे, ये जो दो इक्वेशन है अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो देखो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करो तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर ना, समझो ना, यहाँ पे a cos स्क्वायर डेल्टा, यहाँ a साइन स्क्वायर डेल्टा है, तो स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बचेगा, इधर आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब देखो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव और a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ये a2 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये a स्क्वायर की वैल्यू आई। अभी रुक जाओ, पहले धैर्य रुक जाओ ना, पहले करा लेने दो ये पूरा सॉल्व, तब उसके बाद नोट करना। तो ये आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव। धैर्य भाई, प्रथम पार्थ थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी सब समझा दूंगा ना, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा थोड़ा सा फास्ट ना। फिर देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में डिवाइड करूं
सेकेंड इक्वेशन को ऊपर रखूं और फर्स्ट को नीचे रखूं और डिवाइड करूं, तो इससे देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। अभी सब समझ आ जाएगा ना, कोई टेंशन नहीं लो। ए साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई ए कॉस डेल्टा इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ऊपर रखी है ना, तो मतलब ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा A2 साइन पाई अपॉन में A1 प्लस A2 कॉस पाई, तो ये आ जाएगा tan डेल्टा इक्वल टू A2 साइन पाई अपॉन में अब देखो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ना क्या क्या हुआ यहाँ। हाँ खालकर, ये देखा देखा सा है, एकदम सही पांडा, ये एकदम वेक्टर सम जैसा है। तो फिर हम लोग अब इसको सॉल्व करने का वेक्टर वाला शॉर्टकट बनाएंगे। हाँ सही है, तो अभी वो शॉर्टकट देखते हैं, पहले ये मेन सब कुछ जो है लॉन्ग कट वो नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। देखो हमने यहाँ पर कहाँ तक नोट हो गया है आप लोग का, ये नोट हो गया है इक्वेशन तक। तो हमने देखो ये देख लिया था कि देखो यहाँ तक सबको क्लियर है कि दो इक्वेशन आ गई हैं, दो फोर्स थे इसलिए। पार्टिकल एक ही है, ध्यान रखना ना, एक ही पार्टिकल को दो फोर्स आ गए हैं ऑसिलेट कराने के लिए। तो एक बार में एक फोर्स की वजह से इक्वेशन लिखी, दूसरी बार में दूसरे फोर्स की वजह से इक्वेशन लिखी। और अब पार्टिकल जाएगा कहाँ, वो कैसे डिसाइड होगा, देखो सलोनी इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा ना। हमने मान लिया अगर एक का फेज डिफरेंस इनिशियल फेज 0 है तो दूसरे का कुछ फाई होगा। अगर इसका मान लो इनिशियल फेज फाई 1 है तो इसका फाई 2 मानना पड़ेगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है ना, हमें नहीं पता कि वो क्या है। मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि डाउट अचानक से नहीं सब पूछने लग जाओगे ना, जब मैं समझा लूं फिर कोई डाउट हो तो पूछना। तुम लोग का वही काम शुरू हो गया ना। मैंने क्या बोला, दोनों के बीच में कुछ भी फेज डिफरेंस हो सकता है ना। तो हो सकता है एक का फाई 1 हो दूसरे का फाई 2 हो, तो डिफरेंस कुछ आ जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2। तो हम लोग इसको सिंपल बनाने के लिए इसमें एक का फेज 0 मान लेते हैं और एक का फाई मान लेते हैं ना। इसकी जगह हम यहाँ फाई 1 और यहाँ फाई 2 भी मान सकते थे, वो भी होता, पर थोड़ा कैलकुलेशन का काम बढ़ जाता अपना ना, इसलिए एक को 0 माना है एक को फाई माना ना। क्योंकि देखो जब एसएचएम शुरू होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों फोर्स एक ही टाइम पे लगे ना। हो सकता है एक मीन पोजीशन पे लगा हो और दूसरा कोई और पोजीशन पे लगना शुरू हुआ हो, एक मीन पोजीशन पे लगा हो दूसरा कोई और जगह से लगना शुरू हुआ हो। तो फेज डिफरेंस उनके बीच में कुछ हो सकता है ना। अगर नहीं हुआ तो 0 हो जाएगा, हमें नहीं पता कि है या नहीं। तो हमने अभी शुरू में मान लिया है कि कुछ उनके बीच में फेज डिफरेंस है पाए। ठीक है, यहाँ तक हमने मान लिया है कि यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस पाए है दोनों के बीच में। अब हमने उनका रिजल्टेंट एसएचएम निकाला ना, रिजल्टेंट मोशन के लिए 0 नहीं है आयुष, देखो ना, एक का इनिशियल फेज 0 है और एक का इनिशियल फेज पाई है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का हुआ, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई का आया ना। अब मैंने क्या किया, रिजल्टेंट मोशन निकालना है ना। पहले वाले फोर्स की वजह से पार्टिकल x1 पर है और दूसरे के फोर्स की वजह से x2 पे है, तो नेट वो कहाँ जाएगा। मान लो पहला फोर्स बोल रहा है कि भाई पार्टिकल +5 सेंटीमीटर पे है, दूसरा फोर्स बोल रहा है वो -3 सेंटीमीटर पे है,
सॉरी मान लो 4 सेंटीमीटर पे है, तो नेट वो 5 + 4 9 सेंटीमीटर पर होगा। तो वही चीज आप उनको ऐड करके यहाँ लिख दोगे। तो मैंने वही लिख दिया है। अब ये क्या है, ये टाइम के टर्म में है ना, इनकी वैल्यू तो है नहीं टाइम के टर्म में, तो उसको हमने और सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए इसको तो कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन इसको sin a + b से ओपन कर सकते हैं। तो इसको sin a + b से ओपन कर दिया है। फिर साइन वाले टर्म एक साइड कर लिए हैं और cos ओमेगा टी वाला एक साइड और sin ओमेगा टी वाला एक साइड। ठीक है बच्चों। फिर देखो क्या है, यहाँ sin ओमेगा टी है, तो अगर मेरे को यहाँ पे cos ओमेगा टी का टर्म मिल जाए ना, यहाँ sin थीटा है तो यहाँ अगर cos थीटा आ जाए, और यहाँ cos थीटा है तो यहाँ sin थीटा आ जाए, तो इनको हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ऐसा मान लिया कि ये पूरा टर्म कोई लैग आ रहा है। वही बता रहा हूँ, देखो आपको यहाँ पे sin थीटा ऑलरेडी है sin ओमेगा टी, तो अगर मैं इसको कुछ cos वाला टर्म बना दूं, और इस यहाँ cos ओमेगा टी है तो यहाँ sin वाला टर्म बना दूं पूरा ना, जिससे ए कॉमन हो पाए। यहाँ पे अभी देखो कॉमन नहीं हो सकता ना ये कि एक साथ आ पाए, लेकिन ऐसे लिखने से अब ए कॉमन हो जाएगा और ये साथ में बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस टर्म को कुछ माना है ए cos डेल्टा, और इसको माना है ए sin डेल्टा। अब ए दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा जब लिखोगे, तो फिर हमारा नहीं, ए अब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा दोनों जगह से। अब sin a cos b, cos a sin b, sin a + b का टर्म बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? चवन याद तो नहीं रखना पड़ेगा, डेरिवेशन अगर याद है तो बेटर ही होगा, बट बिना याद के काम हो जाएगा। दोनों को एक ही से इक्वेट थोड़ी कर सकते हैं। हाँ पांडव, ऐसा माना है कि बाद में बढ़िया चीज आ जाए, इस हिसाब से माना गया है कि बाद में वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो अब देखो ये सॉल्व होकर के फिर क्या बन गया है ना, सॉल्व होकर के ऐसा कुछ बन गया। अब ये दिख रहा है ना कि यहाँ पे ओमेगा आया है, मतलब ये सेम वही ओमेगा आया जो दोनों पार्टिकल का अलग अलग ओमेगा था। मतलब टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, दोनों फोर्स अगर टी टाइम पीरियड से ऑसिलेट करा रहे हैं तो फाइनल एसएचएम भी टी टाइम पीरियड का ही होगा। ओमेगा सेम है ना, बस एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है और इनिशियल फेज चेंज हो गया है। ठीक है, समझो यहाँ पर। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दूं क्या? हाँ नीचे वही, सॉरी। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन थे। अगर देखो चमन, आपको एक इक्वेशन एसएचएम की ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई हो, अगर आपको मैं एक ऐसी इक्वेशन दे दूं एसएचएम की, तो इसमें ये क्या, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पूरा टर्म फेज रिप्रेजेंट करता है ना, ये पूरा टर्म, और उसमें टाइम 0 डालोगे तो ये इनिशियल फेज रिप्रेजेंट करता है ना। तो आपको एक नई एसएचएम की इक्वेशन मिल गई है जिसका ओमेगा सेम रहेगा, ए और इनिशियल फेज चेंज हो जाएगा। ए कैसे निकाला, तो हमारे पास जो इसने सपोज किया था उसी को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, तो उससे ए की वैल्यू आ गई। हाँ चवन, हमने कंसीडर किया था, तो कंसीडर करके उसी को सॉल्व करके निकाला हमने।
ये पूरा नोट कर लो, फिर और समझाता हूँ। ए आ गया हमारे पास और इनिशियल फेज आ गया है। सलोनी यहाँ पर बोल रही है। और ऊपर करूं? हाँ, ये लिखा है ना, देखो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। अब देखो सबको ये याद होगा, वेक्टर में हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच में कुछ थीटा एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट आता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जो रिजल्टेंट होता था वो ए वेक्टर से मान लो कुछ डेल्टा एंगल बना रहा है, तो tan डेल्टा आता था d sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। तो अब देखो ये दोनों रिजल्ट देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि ए और बी की जगह a1 और a2 आ गया है, और उनके बीच का जो थीटा एंगल होता था वो फाई हो गया है, और ये जो डेल्टा होता था रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल, वो हमारा डेल्टा है ना a2 sin फाई ना, वो b sin थीटा, वही चीज है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आगे से हमें कभी भी दो एसएचएम का सुपर पोजिशन कराना होगा। अब आगे चलो ना, नोट हो गया है ना आगे से हमें कभी भी बोला जाए कि दो एसएचएम हो रहे हैं, एक की इक्वेशन x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी की इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमें पता है कि दो एसएचएम अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो रिजल्टेंट भी एक एसएचएम आएगा जिसका एम्पलीट्यूड कुछ नया ए आएगा, ओमेगा चेंज नहीं होगा लेकिन इनिशियल फेज चेंज हो जाएगा, और ए और डेल्टा पता चल गया तो हो जाएगा अपना काम। और ए और डेल्टा कैसे निकालेंगे? a1 और a2 को दो वेक्टर मान लेंगे ना, a1 और a2 को दो वेक्टर मानेंगे, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जितना इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस कितना है 5, तो यही उनके बीच का एंगल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी पार्थ। अब 1 मिनट रुक जा भाई। ना ऐसे करके हम लोग a1 a2 वेक्टर मेथड यूज करके निकालेंगे ना, पूरा फिर से सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखना ना। और डेल्टा कैसे निकालेंगे, ये एंगल डेल्टा है, तो डेल्टा के लिए b sin थीटा मतलब a2 sin फाइव अपॉन में a प्लस बी cos थीटा।
ए मतलब A1 और बी मतलब A2, ऐसे करके डेल्टा आ जाए ना। ए और डेल्टा आ गया तो हमें मिल गई एसएचएम की नई इक्वेशन। समझ आया बच्चों ना? बस आपको इतना ही याद रखना है ना, ऊपर जो किया वो समझने के लिए था। नोट कर लो। पार्थ कहाँ पे बोल रहा है तू? कितना ऊपर स्क्रॉल करो? हाँ रजत ना, हमें फाइनल एक्स फाइंड करना है ना। अगर एक की वजह से x1 आ रहा है, दूसरे की वजह से x2 आ रहा है, तो फाइनल x कितना आएगा, मतलब फाइनल सुपरपोजिशन की इक्वेशन क्या है? नोट करो ये नोट करने के बाद एक प्रॉब्लम करो। ये दो एसएचएम हो रहे हैं, x1 इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी और x2 इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा टी। इनका सुपरपोजिशन हो रहा है। दोनों एसएचएम एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो हमें बताना है कि इनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट एसएचएम आएगा उसकी क्या इक्वेशन आएगी। आदित्य इनिशियल फेज भी बताना है। रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन में इनिशियल फेज का भी ध्यान रखना है। ये कॉस ओमेगा टी है, ध्यान रखना है, ये साइन है। तो आप पहले इसको भी साइन के टर्म में लिखो। एमटी में फ्लूइड देखता हूँ, मंडे ट्यूसडे 2 क्लास मिलेगी फ्लूइड के लिए, तो थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, उतना ही आएगा। बहुत स्टार्टिंग इंट्रो वाली चीजें बस आएंगी। मंडे ट्यूसडे जितना पढ़ाऊंगा उसमें से। अरे नहीं पढ़ डालूंगा तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं ना, फिर 2 क्लास वेस्ट हो जाएगी। डालना पड़ेगा वो। अबे पांडा, साइन थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो सकती है? साइन इनवर्स 14/5, 2 से ज्यादा होगी तेरी वैल्यू। देखो आप पहले क्या करोगे, ये जो दूसरी इक्वेशन है उसको ऐसे लिख दोगे, 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 ना। जब दोनों साइन में होगा तब आप फेज डिफरेंस देख पाओगे ना, दोनों को साइन में होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप देख लो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, पहले और दूसरे के बीच में फेज डिफरेंस कितने का, 90 डिग्री का ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक वेक्टर को मान लिया वो 3 है, तो दूसरा 90 डिग्री पर इधर मान लेंगे 4। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये हमें पता है 90 डिग्री पे तो 5 आ जाएगा। और ये वाला एंगल जो होगा ये हमारा इनिशियल फेज है। tan डेल्टा कितना आएगा, 4/3। tan डेल्टा 4/3, तो डेल्टा आता है 53 डिग्री ना। इतना तो याद कर ही लिया है ना। 37 और 53 की वैल्यू याद है अपन को। नहीं याद है तो ऐसे इनवर्स में भी लिख दोगे तो भी चलेगा। नहीं इनवर्स में भी चलेगा। तो x इक्वल टू आप लिखोगे 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 ना। ये हमारी रिजल्टेंट एसएचएफ की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है?
अब देखो, ये कोई जरूरी नहीं है कि सुपर पोजिशन के टाइम में केवल 2 ही एसएचएम, कितने भी एसएचएम का सुपर पोजिशन हो सकता है। तो आपको हमेशा ये सेम काम करना रहेगा ना, हर एक के एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान लोगे और उनके बीच के फेज डिफरेंस को वेक्टर के बीच का एंगल ले लोगे, और एक से ज्यादा वेक्टर का एडिशन निकालना आपको आता है ना, रिजॉल्व करके ऐड करते हैं ना एक से ज्यादा वेक्टर। तो जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, x1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, x2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/3 और x3 इक्वल टू a cos ओमेगा टी। और आपको पूछा जाए यहाँ पे फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक से ज्यादा अगर एसएचएम आ जाए, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? तो देखो, एक से ज्यादा अगर एसएचएम आ गए हैं तो हमें रिजल्टेंट एसएचएम निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 वेक्टर लोगे, ये 3 वेक्टर है और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो उनके बीच का एंगल लोगे, और रिजल्टेंट ए निकालो। एक से ज्यादा वेक्टर कैसे ऐड करते हैं, याद है सबको? एक से ज्यादा वेक्टर के लिए हम लोग सबको एक्स और वाई में रिजॉल्व करते थे ना, सबको रिजॉल्व करके एक्स वाले अलग ऐड कर लेते थे, वाई वाले अलग ऐड कर लेते थे। टाइम कम है तो मैं कर दूं क्या? आपको वेक्टर ऐड करना तो आता ही है ना रिजॉल्व करके ना। तो मैं ये कर देता हूँ ना। देखो, तीसरी वाली इक्वेशन को आप ऐसे लिख लोगे, ये केवल सॉल्विंग है रजत ना, कर लोगे, आपको बस वेक्टर एडिशन आना चाहिए ना। अगर वो नहीं आता है तो वेक्टर रिवाइज करो ना, कैलकुलेशन में टाइम ना वेस्ट तो इसलिए कर रहा हूँ। देखो, आप कैसे ऐड करोगे 3 वेक्टर को, कोई भी एक वेक्टर को मान लो एक्स एक्सिस में है। मान लो हमने पहला वेक्टर माना एक्स एक्सिस में है, तो वो कितना होगा, ए। इधर को एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है पहले वेक्टर से 60 डिग्री पर, तो उसको हम 60 डिग्री पर दूसरा वेक्टर मान लेंगे। और तीसरा वेक्टर है 90 डिग्री पर ना, तीसरा वेक्टर इधर को 90 डिग्री पर है। 3 वेक्टर है। अब सबको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी एक्स में है, ये ऑलरेडी वाई में है, बस इसको रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करूंगा तो क्या बोलूंगा, ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ए cos 60, और इधर निकालूंगा तो ए sin 60। तो टोटल एक्स में कितना आएगा एम्पलीट्यूड, एक तो पहले वाला ए और एक कंपोनेंट आया ए cos 60, तो एक्स वाला टोटल ए प्लस ए cos 60 आ जाएगा। तो आ जाएगा 3a/2, एक्स वाला कंपोनेंट आया। वाई वाला वेक्टर कितना आएगा, ए प्लस ए sin 60 ना। ए एक्स वाला आ गया, वाई वाला आ गया। तो अब नेट कैसे निकालोगे, अगर आपके पास 2 वेक्टर के कंपोनेंट पता है, एक वेक्टर के कंपोनेंट पता है एक्स वाला और वाई वाला, तो नेट वेक्टर कितना होता है, एक्स और वाई का स्क्वायर का सम करके नेट निकालोगे ना। नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, समझ लो बच्चों क्या हो रहा है। अब मैं ये पूरा सॉल्व नहीं करता हूँ, ये वैल्यू ऐसे ही आप यहाँ डाल देना ना, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू डालोगे। वेक्टर एडिशन देखो सबको आना चाहिए ना, अगर अब वो नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू डाल दोगे। अभी देखो,
मैंने यहाँ सिंबल्स में दिया है ना, इसलिए थोड़ा लेंथी लगेगा। वैल्यूज गिवन होती तो इजीली हो जाता। मैं ये काम करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छी वैल्यू बना देता हूँ कि सॉल्विंग में थोड़ा इजी हो जाए ना। मैं पाई/3 की जगह 37 कर देता हूँ, तब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 37 कर दिया है। ये 37 कर दे रहा हूँ। लिख लिया है सबने? ठीक है, अच्छा फिर जाने दो, 60 रहने दो। जाने दो, अब 60 रहने दो यार। अब आधे कुछ बोल रहे हैं, आधे कुछ बोल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से हमें ax ये वैल्यू आ जाएगी ना। और डेल्टा कैसे निकालोगे? tan डेल्टा इक्वल टू ay अपॉन में ax ना। ये जब वैल्यूज आपको सॉल्व कर लोगे तो इससे डेल्टा आ जाएगा। अब डेल्टा आ गया और a नेट आ गया, तो हम लोग रिजल्टेंट x निकाल सकते हैं। चमन, तूने अगर 37 लिख दिया है कट करके, तो तू 37 के हिसाब से सॉल्व कर ले। सॉल्विंग तो कर ही लेगा ना। समझ आ रहा है बच्चों? जब भी एक डायरेक्शन में एसएचएम का सुपरपोजिशन होगा तो वो बहुत सिंपल है ना, आप बस उसमें वेक्टर एडिशन करना रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं, जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो एसएचएम होंगे तो उनका सुपरपोजिशन। परपेंडिकुलर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा इक्वेशन समझना है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं उसमें है, उसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखना। इसके बाद मेंस का एक टॉपिक है इस चैप्टर में, डैम्ड ऑसिलेशन, वो करना रहेगा। अब वो देखते हैं, आज टाइम मिलेगा कुछ होगा, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे। बस मोर एडवांस का सब हो गया, थोड़ा सा बचा है। सेकेंड हम लोग केस देख रहे हैं सुपरपोजिशन में इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। पहला सेम डायरेक्शन था ना। परपेंडिकुलर देखो कब होगा, जैसे सिंपल पेंडुलम से हमने पार्टिकल अटैच किया तो वो ऐसे ऑसिलेट करा रहा है एक्स में, और एक स्प्रिंग अटैच कर दिया तो वो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करा रहा है ना। स्प्रिंग ऐसे ऑसिलेट करा रहा है, पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करा रहा है ना। तो जहां पर एक साथ एक एक्स में एसएचएम है, मान लो ए साइन ओमेगा टी, और एक वाई में एसएचएम है, ऐसे दो एसएचएम का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखो रिजल्टेंट हम लोग नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं, हम लोग बस यहाँ पर पाथ क्या होगा पार्टिकल का वो समझना रहता है ना। तो पाथ क्या होगा उसके लिए हम लोग कुछ कुछ केसेस देखेंगे जो मेन होंगे। जैसे अगर इनिशियल फाई 0 है तो पाथ कैसा होगा। अगर इनिशियल फाई 0 है तो यहाँ पे आप x इक्वल टू लिखोगे a1 साइन ओमेगा टी, तो इससे साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी x बाई a1। और दूसरा y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी, तो इससे साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी y बाई a। आपको इसमें केवल पाथ पूछा जाएगा ना कि दो एसएचएम है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और अगर इनिशियल फेज 0 है तो उनका पाथ कैसा होगा सुपरपोजिशन पे। पाथ मतलब आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है ना, इक्वेशन निकालनी है। तो आप इक्वेशन 1 एंड 2 से बोल सकते हो x बाई a1 बराबर है y बाई a2, मतलब y इक्वल टू है a2 बाई a1 इंटू एक्स। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
अगर एसएचएम का सुपर पोजिशन हुआ है और इनिशियल फेज 0 है तो उनका पाथ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पर अब एक इनिशियल फेज 0 है, इसका मतलब क्या हुआ है कि दोनों एसएचएम मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में शुरू होगा। तो एक इधर ले जाना चाह रहा है, एक इधर ले जाना चाह रहा है, तो इधर और इधर का नेट जो आएगा वो कुछ ऐसे चला जाएगा बीच में ना। स्लोप पॉजिटिव है ना, तो ऐसे ऐसे एसएचएम शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है? पार्टिकल ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में एसएचएम करे ना। एक इधर ले जाना चाह रहा था, एक ऊपर ले जाना चाह रहा था, तो बीच में आ गया ऐसे। इनिशियल फेज 0 है, मतलब एक्स वाला पॉजिटिव एक्स में चला मीन पोजीशन से, वाई वाला पॉजिटिव वाई में चला मीन पोजीशन से। तो एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, तो इनका बीच में आ जाएगा ऐसे। नोट कर लो यहां तक। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम होता है तो वहां जो फिगर आते हैं उनको हम बोलते हैं लीजाजस फिगर। लीजाजस स्पेलिंग में कोई सही से याद नहीं है, आप देख लेना, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। प्रथम इसको फेजर से नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। लीजाजस ये LIZAZZOUS लिखा है कुछ। लीजाजस, लीजा का फिगर कुछ ऐसा है। जेड या जे होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं हो, देख लेना। क्वेश्चन में कई बार आपको सेकेंड केस में ये नहीं बोलेंगे कि परपेंडिकुलर एसएचएम है सुपरपोजिशन में, आपको बोल देंगे इन लीजाजस फिगर इफ इनिशियल फेज इज 0 देन व्हाट विल बी पाथ। तो अगर लीजाजस फिगर की बात हो रही है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर एसएचएम की बात हो रही है। तो वहां पे पाथ फाई जब 0 होगा तो बोलोगे स्ट्रेट लाइन होगा विथ पॉजिटिव स्लोप। डाल दूंगा आयुष। अगला करें। इसमें बस जो मैं केसेस बता रहा हूँ वो केस याद कर लो, हर केस का फिगर पूछा जाएगा बस, इसमें कोई प्रॉब्लम और नहीं करना है। सेकेंड केस, 4 केस कराऊंगा, हर केस का आपको बस फिगर पूछा जाएगा। फाइव इनिशियल फेज अगर मान लो पाए हो जाए, इनिशियल फेज अगर इनके बीच में पाए हो जाएगा तो पहली इक्वेशन तो यही रहेगी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी की वैल्यू एक्स बाई ए1। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब हो गई माइनस साइन ओमेगा टी इक्वल टू, यहाँ माइनस आ जाएगा ना, ओपन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में y बाई 8। अब दोनों इक्वेशन से साइन ओमेगा टी की वैल्यू इक्वेट करोगे तो आ जाएगा y इक्वल टू माइनस a2 बाई a1 इंटू एक्स। तो ऐसा कब हो रहा होगा वो यहाँ हम डायग्राम में समझ लेते हैं। देखो इसका इनिशियल फेज 0 था, तो मतलब ये एक्स वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है मीन पोजीशन से, और y वाले का इनिशियल फेज पाए है। इनिशियल फेज पाए का क्या मतलब हुआ कि मीन पोजीशन से निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे। याद है सबको इनिशियल फेज पाए का क्या मतलब है? मीन पोजीशन से निगेटिव डायरेक्शन में। तो y वाला ऐसे इधर को हुआ है, नीचे को, एक इधर को गया और एक इधर को गया, तो इनका नेट बीच में ऐसे कुछ आएगा ना, तो ऐसे ऐसे जब शुरू हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा बट निगेटिव स्लोप हो जाएगा ना अगर ऐसे होगा। चमक रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूँ?
बस आपको ऐसे फिगर बताना रहेगा ना कि कौन सा फिगर आएगा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। अच्छा, पहले केस का डायग्राम तो ऐसा कुछ हो जा रहा है, एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था, नेट वो ऐसे गया। इनिशियल पोजीशन में दिखा रहा हूँ, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, तो नेट वो कुछ ऐसे जाएगा, तो ऐसे हो नहीं, इसमें एसएचएम नहीं, इक्वेशन नहीं सॉल्व होनी, केवल आपको पाथ पूछा जाता है। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा। हाँ, बस इसमें पाथ पूछा जाएगा ना, आपको फाई की वैल्यू बताई जाएगी और पाथ पूछा जाएगा। फाई मतलब उनके बीच का इनिशियल फेज डिफरेंस ना। एक्स का तो इनिशियल फेज 0 है, लेकिन वाई में इनिशियल फेज कुछ फाई लिया है। फाई क्या होता है, अब यार इतना बार बार नहीं रिपीट कर सकता। वाई डायरेक्शन के एसएचएम का इनिशियल फेज, अब डायग्राम में भी कहां से समझाऊं, कितनी बार समझाऊं। इनिशियल फेज मतलब क्या होता है, अगर कोई मीन पोजीशन से इधर को चला तो उसका फेजर डायग्राम में यहां लेते हो ना, इनिशियल फेज उस टाइम पे पाई हो जाएगा। जो चीज एक्स में फेजर में समझा हुआ है ना, वही वाई में लगाओगे ना। पॉजिटिव एक्स की जगह पॉजिटिव वाई हो जाएगा, निगेटिव एक्स की जगह निगेटिव वाई हो जाएगा। तो अगर कोई चीज का इनिशियल फेज पाए है तो वो निगेटिव डायरेक्शन में चलेगा मीन पोजीशन से। जिसका इनिशियल फेज 0 है वो किधर जाता है। अब तुम लोग को फेज वेज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ से मैं समझाऊं ये सब चीजें। फेज मतलब क्या होता है, फेजर डायग्राम में अगर इनिशियल फेज 0 है तो क्या होगा, यहाँ से अगर इधर को चला है मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इनिशियल फेज ये हुआ ना, इनिशियल फेज 0 हुआ। एक्स वाला तो ऐसे चला है और वाई वाला कैसे चला है। अब हमने एक्स डायरेक्शन में हमेशा फेजर बनाना सिखाना है, इसलिए मैं वाई में बता नहीं रहा हूँ। बस इसमें ऐसे समझ लो, वाई वाला पार्टिकल नीचे को चला है निगेटिव डायरेक्शन में और एक्स वाला पॉजिटिव में चला है, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो बीच में हो जा रहा है, ऐसे कुछ हो जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। इनिशियल फेज पाए मतलब निगेटिव डायरेक्शन में चलना है मीन पोजीशन से। फेजर डायग्राम देखो, हमने एक्स में ऑसिलेशन के लिए हमेशा बनाया ना, उसी चीज को वाई में लगा दोगे ना। अगर इनिशियल फेज पाए है तो इसका क्या मतलब है, निगेटिव डायरेक्शन में चलना है मीन पोजीशन से। तो जब वाई डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या बोलोगे, वाई डायरेक्शन में नीचे नीचे को जा रहा हो, और एक्स वाले का इनिशियल फेज 0 है तो वो इधर जा रहा है, तो इसका सुपर पोजिशन होके ऐसे कुछ पाता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं कि अगर इनिशियल फेज 90 डिग्री हो जाए, π/2, अगर इनिशियल फेज 90 होगा तो पहली इक्वेशन तो यही रहेगी A1 sin ओमेगा टी, और दूसरी हो जाएगी A2 sin ओमेगा टी प्लस π/2 ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे cos ओमेगा टी इक्वल टू y/8।
और इसको लिख देंगे साइन ओमेगा टी इक्वल टू एक्स बाई ए1। अब हमें इक्वेशन निकालने के लिए इस बार क्या करना पड़ेगा, एक साइन में एक कॉस में है, तो इस बार इक्वेट करने से काम नहीं बनेगा ना, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, टाइम को हटाना है ना। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 डिग्री का जब फेज डिफरेंस है तो पाथ कैसा आया है, इलिप्टिकल। नोट कर लो इसको। सेम टाइप से अगर आप इनिशियल फेज 3π/2 लोगे तो भी पाथ इलिप्टिकल आएगा। अब मैं वो प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे माइनस ऑफ ओमेगा टी होगा, बट स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इलिप्स ही बनेगा। ये चारों केस आपको याद रखने हैं ना, बस इतना ही है परपेंडिकुलर वाले एसएचएम। ना परपेंडिकुलर में आपको फाइ देके पाथ पूछा जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर अगर इसमें दे दिया है कि दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, a1 इक्वल टू a2, तो ये यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर ना, तब वो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कल। अगर दो सेम एम्पलीट्यूड के एसएचएम सुपर इम्पोज हो रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विथ इनिशियल फेज पाई बाई टू, तो वहां पे पाथ सर्कल है। चार केस रहते हैं, आराम से आपको याद रहेगा ना, 0 और पाई पे स्ट्रेट लाइन, π/2 और 3π/2 पे इलिप्टिकल या फिर सर्कल। तो अब ये सुपरपोजिशन हो गया कंप्लीट। अब हमें डैम्ड ऑसिलेशन करना है, तो डैम्ड अब अगली क्लास में ही कराता हूँ, उसमें बस फॉर्मूले लिखाने हैं, वो आपको याद रखना है। डैम्ड में ना मेंस का टॉपिक है वो। होमवर्क दे देता हूँ पहले। होमवर्क में इन टेक्स्ट 5 कंप्लीट और एक्सरसाइज 1 तक सारा कर लेना है ना। एक्सरसाइज 1 तक सारे इलस्ट्रेशन, सारा इंटेक्स और एक्सरसाइज 1। कल फ्राइडे है ना, कल तो छुट्टी है, मतलब रंग पंचमी है, उसकी छुट्टी है। होमवर्क में एक्सरसाइज 1 तक सारा कंप्लीट करना है ना, उसके सारा इन चैप्टर, ऑल इन टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज 1। एमटी के लिए 2-3 दिन रहेगा, मंडे ट्यूसडे क्लास लगा दूंगा, वेडनेसडे से छुट्टी दे दूंगा एमटी के लिए। पूरा वीक नहीं मिलेगा यार, 2 दिन तो क्लास लगाएंगे ही। फ्लूइड 2 दिन तो पढ़ा दो थोड़ा सा। यार प्रैंक के लिए मेरे हिसाब से देखो, अगर कोई ऐसे वैसे नाम रखोगे तो सर समझ जाएंगे कि प्रैंक है। तुम लोग एक काम कर सकते हो, जो अपना ये मॉड्यूल होगा इसमें पीछे देखो नाम लिखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के,
तुम ये बच्चों के नाम लो और इससे लॉग इन करो, सर को लगेगा पुराने बच्चे आ गए हैं, उसको सर सीरियसली लेंगे, एक बार के लिए तो ध्यान देंगे कि अरे ये कहाँ से बच्चे आ गए। फिर अब छोड़ देता हूँ, आज देखो 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ ना, डैम्ड ऑसिलेशन हो सकता था लेकिन तुम लोग थक गए इसलिए छोड़ दिया जा रहा है। इसीलिए भावेश बोल रहा हूँ कि 2 दिन पढ़ाऊंगा, वो टेस्ट में डालूंगा एमटी में। होमवर्क का डिस्कशन सैटरडे को होगा ना, डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ाने के बाद, डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ाने के बाद डाउट डिस्कशन होगा। थोड़ा ही सा ये है, देखने में ज्यादा लग रहा है, ज्यादातर आपको पहले ही दिया जा चुका है, बहुत थोड़ा ही करने को है। अब तुम लोग देख लो क्या बोलना है। मेरे को यार एक्चुअली अगली फिर क्लास रहेगी तो इसलिए जाना पड़ेगा, ग्रेविटी पहुंचना है 1 बजे तक, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग करो फिर। ये उसमें कई सारे नाम है ना, देख इसमें इतने नाम है, ये सारे सब नाम यूज करो ना, बहुत सारे नाम है ये। ओम गुंजाल नहीं, ये वाला भी करो ना, बाकी भी श्रवण हो गया, ईशान हो गया, ओजस, ये बहुत सारे नाम है। इस साल वाले भी तुम लोग को रिजल्ट तो पता ही होंगे ना, रिजल्ट वाला पड़ा हुआ है ना ग्रुप पे। हाँ, ग्रुप के डीपी पे भी है वो, बहुत सारे नाम ऐसे यूज कर लो। पांडा को अच्छा मैं भेज देता हूँ, और 2 साल के तो है ही है तुम्हारे पास, 3 साल के हो गए यार, बहुत है 3 साल के। एक तो इस साल का ये है, लास्ट ईयर का भी एक होगा, और उससे पुराना होगा एक। फेसबुक वाले पेज पे मिल जाएंगे सारे अपने, फेसबुक वाले पेज पे सब मिल जाएंगे, उससे उठा लो तुम लोग। एमटी तो यार ऑनलाइन ही होगा, कहाँ हो पाएगा ऑफलाइन। फेसबुक वाले पेज पे सब पड़ा हुआ है, ग्रेविटी के सारे पुराने रिजल्ट उस पे से देख लो। अब तुम लोग अपना प्लानिंग कर लो, मैं जा रहा हूँ, बाय बच्चों।